नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक नया उपन्यास सुनाने वाला हूँ। उपन्यास का नाम है प्यादा और जिसे लिखा है हमारे प्यारे सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने, और जिसके मेन कैरेक्टर में है सुधीर द लकी बास्टर्ड। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि उपन्यास थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ होगा, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और सुनने के लिए तैयार हो जाएं ये थ्रिल, सस्पेंस और रोमांस से भरपूर उपन्यास जिसका नाम है प्यादा। चैप्टर 1। रौनक खुराना मेरा दोस्त था। वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में कौन किसी का दोस्त होता है, फिर भी था तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो भी मेरे जैसा घूंट लगाने का रसिया था। वैसे इस डिपार्टमेंट में उसका दखल और दावा आपके खादिम सुधीर कोहली दी ओनली वन से ज़्यादा प्रबल था, क्योंकि वो अपने ही नाम वाले एक खूब चले हुए मिडिल क्लास बार का मालिक था, रौनक बार एंड रेस्टोरेंट। उसका बार पहाड़गंज के एक ऐसे इलाके में था जहाँ विदेशी सैलानियों को रास आने वाले बजट होटल्स की भरमार थी, और रौनक बार के खूब चले होने के पीछे ये भी एक वजह थी। पुराना मेरा दोस्त था और इस वजह से वहाँ स्टाफ को मेरे लिए 20% डिस्काउंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। रेगुलर्स को ऐसा डिस्काउंट कहीं भी हासिल होता था। बड़ी बात तब होती, उसका खास और मेहरबान दोस्त का दर्जा तब बनता जबकि वहाँ मेरे लिए सब कुछ ऑन दी हाउस होता। लेकिन क्यों कर होता, आखिर वो भी तो खास दिल्ली वाली किस्म का ही चतुर सुजान हरामी था। बहरहाल उसी दोस्ती का सदका था कि अपनी संकट की घड़ी में उसने मुझे याद किया था। संकट की घड़ी, उसके इकलौते बेटे लक्की खुराना का कत्ल हो गया था। वो अपने ईस्ट पटेल नगर के फ्लैट में, जहाँ की वो अपने पिता से अलग अकेला रहता था, मृत पड़ा पाया गया था। किसी ने उसे शूट कर दिया था। मैं मकतूल के बेटे से कोई खास वाकिफ नहीं था। कुछ अरसा पहले एक बार जब मैं रौनक बार की रौनक बढ़ा रहा था तो मेरी मौजूदगी में वो वहाँ पहुँच गया था, और रौनक खुराना ने बड़े फ़क्र से अपने फ़र्ज़ आलम से मेरा तारुफ कराया था। वैसे ही 5-6 बार वहाँ या और कहीं हेलो हेलो हुई हो तो हुई हो, वरना मेरा उससे कोई सीधा वास्ता नहीं था। खुद उसने भी कभी कोई खास भाव मुझे नहीं दिया था, और इस बात का तो कतई कोई रौब नहीं खाया था कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव था और दिल्ली शहर में इस धंधे की नाक था। बहरहाल बाज लोगों की बेहतर जानकारी आपको तभी होती है जबकि वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। आपको तभी पता चलता है कि बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। खूबियों के बखान का असल में वक्त ही तभी आता है। खोद खोद कर, ढूंढ ढूंढ कर खूबियाँ निकाली जाती हैं, उनको चमका कर, पॉलिश कर, नोक पलक पर सवार कर पेश किया जाता है उन लोगों के द्वारा भी जिनको मरने वाले की ज़िंदगी में उसकी ज़ात से नफरत होती है, जिनको उसके वजूद को कबूल करते फांसी लगती होती है। यही ज़िंदगी है, ख़ास तौर से दिल्ली शहर की, जहाँ ज़मीन और कमीन के अलावा और किसी चीज़ की कद्र नहीं। मुझे उम्मीद तो नहीं कि योर स्टोरी को आप भूल गए होंगे, लेकिन अगर इत्तफाकन ऐसा हो गया हो तो मैं आपको अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। खाकसार को सुधीर कोहली कहते हैं। खाकसार प्राइवेट डिटेक्टिव के उस धंधे से ताल्लुक़ रखता है जो अब हिंदुस्तान में भी किसी हद तक जाना पहचाना जाने लगा है। अब तो दिल्ली में ही खाकसार की फर्म यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन जैसी 60 डिटेक्टिव एजेंसियां हैं। लेकिन सुधीर कोहली दी ओनली वन इस धंधे की तब भी मकबूल हस्ती था जबकि ये अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता था। यूरोप अमेरिका की तरह लाइसेंस पीढ़ी तो यहाँ अभी भी नहीं होते, लेकिन फिर भी अब ये धंधा चल निकला है और खूब फल फूल रहा है। बावजूद इसके कम से कम दिल्ली शहर में तो खाकसार का दर्जा अंधों में काना राजा वाला अभी भी है। उस सुबह अभी मैं भगवान दास रोड वाले अपने नए आवास पर ही था और ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में था, जबकि फ़ोन की घंटी बजी थी और मैंने लाइन पर अति आंदोलित रौनक खुराना को पाया था। कोहली? हाँ, कौन? मैं रौनक खुराना। गुड मॉर्निंग खुराना साहब, सवेरे सवेरे कैसे याद किया? मॉर्निंग गुड नहीं है भाई, और मतलब से याद किया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी खास दिल्ली वाले हैं, जहाँ हर कोई हर किसी को मतलब से ही याद करता है। कोहली प्लीज़। ओ सॉरी, फरमाइए कैसे याद किया? पटेल नगर थाने में किसी को जानते हो? एकाएक तो याद नहीं आ रहा, बात क्या है? वो अपना लक्की, क्या हुआ उसे? ख़त्म, फिनिश, मार डाला। उसकी आवाज़ इतनी रुंध गई कि मुझे सुनने समझने में दिक्कत महसूस होने लगी। क्या कह रहे हैं, ज़रा ऊंचा बोलिए। किसी ने गोली मार दी, शूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। इस बार आवाज़ आनी बिल्कुल ही बंद हो गई। हे भगवान, मेरे मुंह से निकला,
इतना जुल्म? हाँ, मेरा जवान बेटा। आप कहाँ हो? घर पर, अभी लौटा हूँ। शोभा को, उसकी माँ को भी तो बोलना है। दादा, कैसे बोलूँगा? खबर कैसे लगी? पुलिस ने फ़ोन किया, दौड़ा गया, खुद देखा, देखकर वहीं नंबर गया। पर कैसे कैसे शोभा को बोलूँगा? अब आप क्या चाहते हैं? गोली। पुलिस वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? जाकर मालूम करो प्लीज़। आप मुझे बतौर पीढ़ी एंगेज करना चाहते हैं? वो भी अभी तो दोस्त बनकर दिखाओ। प्लीज़ जाकर कुछ पता करो। ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। फ़ौरन। हाँ फ़ौरन। थैंक यू। आप घर पर होंगे? हाँ, मैं वहाँ से फ़ोन करूँगा आपको। नंबर बोलिए। फ़ोन? नहीं, तुम फ़ोन ना करना। फ़ोन शोभा ने रिसीव किया तो मैं फ़ोन करूँगा मोबाइल पर। ओके, गॉड ब्लेस यू। लाइन कट गई। मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव के घर के फ़ोन पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। मालूम हुआ वो घर से कब का निकल चुका था। मैंने उसका पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर खड़काया। मालूम हुआ वो फील्ड ड्यूटी पर था। फील्ड ड्यूटी ज़रूर ईस्ट पटेल नगर में कर रहा था। इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव फ्लाइंग स्क्वाड के उस दस्ते से संबंध था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजा जाता था। यादव किसी हद तक मुझे अपना दोस्त मानता था, क्योंकि रिश्वत बटोरने के लिए कई बार वो मुझे अपना मोहरा बना चुका था और मेरे ऐसे रोल को आइंदा भुना पाने की भी उसे हमेशा उम्मीद रहती थी। जमा वो सब इंस्पेक्टर से आउट ऑफ टर्न इंस्पेक्टर आपके खादिम की वजह से बना था, लेकिन फिर भी उससे मेरी यारी ऐसी नहीं थी कि मुझे देखता तो बगलगीर होकर मिलता। उस घड़ी उसका पटेल नगर थाने में मौजूद होना मेरा काम आसान कर सकता था। फौरन उधर का रुख मैंने किया। मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे याद होता है कि मैंने कार इस लिहाज से चलानी है कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले मैं खत्म ना हो जाऊँ। लेकिन 2 मोड़ काटने पर ही कोई रोड रेज रसिया मिल जाता है और मैं सब भूल जाता हूँ। नाक हॉर्न बजाकर ठोक देने की धमकी दे देकर वो मुझे हड़का देता है और मैं भी जिद ठान लेता हूँ कि साले को आगे नहीं निकलने देना। वो कमीना दिल्ली वाला था तो मैं भी तो वही था। इस रोज भी वही हुआ। नतीजतन रिकॉर्ड टाइम में मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। इंस्पेक्टर यादव पटेल नगर थाने में नहीं था। पता नहीं उसकी ड्यूटी का फील्ड कहीं और था या वो वहाँ पहुंचा ही नहीं था या आके जा चुका था। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल लगाई, जवाब ना मिला। मैं ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंचा, जो कि एक लंबा ऊंचा गोरा चिट्टा नौजवान सब इंस्पेक्टर था और वर्दी पर लगी नेम प्लेट के मुताबिक जिसका नाम अनूप जोशी था। मैंने उसे अपना जुबानी परिचय दिया और उसकी तस्दीक के तौर पर अपना एक विजिटिंग कार्ड पेश किया। उसने कार्ड को यूं कबूल किया जैसे उसे छूने भर से कोई छूत की बीमारी हो जाने का अंदेशा हो और नए सिरे से मेरे पर यूं निगाह डाली जैसे थाने में चोर घुस गया हो। यस, वो भावीन स्वर में बोला। इंस्पेक्टर यादव, मैं बोला। अभी पहुंचे नहीं या आके चले गए? कौन इंस्पेक्टर यादव? भाई जो स्पेशल स्क्वाड के इंचार्ज हैं, जो हेडक्वार्टर में 9th फ्लोर पर बैठते हैं, जो कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए पहुंचते हैं। यहाँ नहीं आए तो क्या मौका वारदात पर गए? मौका वारदात? ईस्ट पटेल नगर, जहाँ की एक फ्लैट में लक्की खुराना नाम के नौजवान का कत्ल हुआ है। उसकी क्या बात है? मैं इंस्पेक्टर यादव का दोस्त हूँ। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है कत्ल की क्या बात है और तुम्हारा, आपका उससे क्या वास्ता है? मैं मकतूल से वाकिफ़ था और उसके फादर का फ्रेंड हूँ। तो और मैंने बोला ही है मैं पीडी हूँ। पीडी? प्राइवेट डिटेक्टिव, यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, नेहरू प्लेस। तो कत्ल की बाबत क्या पता चला? सब इंस्पेक्टर जगत सिंह, रूम नंबर 15, वहाँ से पता कीजिए। ये केस सब इंस्पेक्टर जगत सिंह के पास है? बोला तो। अब बोला यार, पहले ही बोल देते। जाइए। रूम नंबर 15 कहाँ है? 2nd फ्लोर पर। थैंक यू। मैं सीढ़ियों के रास्ते 2nd फ्लोर पर पहुँचा। रूम नंबर 15 में सब इंस्पेक्टर जगत सिंह नहीं था। वहाँ कोई भी नहीं था। किसे ढूंढ रहे हैं? मैंने घूमकर देखा तो अपने पीछे एक उम्रदराज तोंदियल हवलदार को खड़े पाया, जो कि संदिग्ध भाव से अपलक मुझे देख रहा था। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह को। मैं बोला। फील्ड में है। फील्ड में कहाँ? सूर्या अपार्टमेंट्स, बी ब्लॉक, ईस्ट पटेल नगर। वो मुझे लक्की खुराना का पता बता रहा था, जहाँ आज सुबह एक नौजवान का कत्ल हुआ है। मैंने फिर भी पूछा। आज सुबह नहीं, पिछली रात किसी वक्त। लक्की खुराना? वही। ठीक है, शुक्रिया। मैं वापस लॉबी में लौटा। मुझे नाहक 2 मंजिल ऊपर दौड़ाया। मैं शिकायत भरे लहजे से ड्यूटी ऑफिसर अनूप जोशी से संबोधित हुआ। तुम्हें मालूम था सब इंस्पेक्टर जगत सिंह अपने कमरे में नहीं था? उसने जवाब ना दिया। वो कुटिल भाव से मुस्कुराया। खास दिल्ली वाली किस्म के हो? वो कैसी होती है? जाके शीशे के सामने खड़े होना, मालूम पड़ जाएगा।
पता नहीं कमीना मैन हेटर था या पीडी हेटर। मैं सूर्या अपार्टमेंट्स पहुंचा। वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकली जिसकी लॉबी में लगे इंडेक्स बोर्ड के मुताबिक लकी खुराना का फ्लैट 3rd फ्लोर फ्रंट था। मैं 3री मंजिल पर पहुंचा। 3rd फ्लोर फ्रंट के फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और उसके सामने एक सिपाही मौजूद था। सुधीर कोहली, मैं बोला। प्राइवेट डिटेक्टिव, यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, सब इंस्पेक्टर जगत सिंह से मिलना है। साहब जी, तत्काल सिपाही फ्लैट के भीतर की तरफ मुंह करके बोला। कोई प्राइवेट करके डिटेक्टिव मिलने आया है। आने दो। भीतर से एक भारी आवाज़ आई। जाओ भाई। मैंने भीतर कदम रखा तो सब इंस्पेक्टर जगत सिंह खुद ही मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पीडी हो? वो बोला। हाँ। मैंने संजीदा मुस्कुराहट पेश की। सुधीर कोहली, कैसे आए? उस कत्ल के ही सिलसिले में आया हूँ जिसकी आप तफ्तीश कर रहे हैं। मुझे मकतूल के पिता ने रिटेन किया है। क्यों? दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मकतूल के पिता को? वो बात नहीं है। तो मैं रौनक खुराना का फ्रेंड भी तो हूँ। खैर, क्या चाहते हो? केस के बारे में ही कुछ जानकारी चाहता हूँ, लेकिन पहले एक और बात जानना चाहता हूँ। वो क्या है? ऐसी तफ्तीश तो हेडक्वार्टर के इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव के हवाले होती है। इस बार यहाँ उनकी हाजिरी क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो कहीं और हाजिरी भर रहे हैं। आज़ादपुर में एक ट्रिपल मर्डर की वारदात हो गई है। एक टाइम में एक ही जगह जा सकते थे ना। ओह, इसलिए ये केस आपके हवाले है। फिलहाल आई सी। यहाँ क्या हुआ? लकी खुराना के साथ क्या बीती? किसी ने फ्लैट में घुसकर पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। लाश वहाँ जहाँ चाक से खाका खींचा हुआ है पड़ी पाई गई। मोटा अंदाज़ा है कि वारदात आधी रात के बाद किसी वक्त हुई। अभी थोड़ी देर पहले लाश यहाँ से उठवाई गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। पक्की फिट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हासिल होगी। आई सी। तुम पिता से ही वाकिफ़ हो या मकतूल से भी वाकिफ़ थे? थोड़ा बहुत मकतूल से भी वाकिफ़ था। थोड़ा बहुत कितना? क्या जानते थे? जनाब, लकी की बाबत मेरी जानकारी किसी जिक्र के काबिल नहीं है। फिर भी आपको मालूम हुआ ही होगा कि उसका पिता रौनक खुराना पहाड़गंज में बार चलाता है, रौनक बार एंड रेस्टोरेंट। मेरी कभी बेटे से मुलाकात हुई थी तो पिता के बार में ही हुई थी, और पिता के बताए ही मालूम है कि बेटा लक्की मकतूल प्रॉपर्टी के धंधे में किसी बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी में सेल्समैन था। कौन सी बड़ी एजेंसी? नाम तो याद नहीं। यहाँ अकेला रहता था? हाँ। वजह बाप से नहीं बनती थी? ये वजह तो मेरे ख्याल से नहीं थी। तो और क्या वजह थी? पिता रौनक खुराना फरीदाबाद में रहता है। लड़का वहाँ से डेली अप डाउन नहीं करना चाहता होगा, इसलिए उसने अपनी रिहाइश यहाँ इस फ्लैट में सेट कर ली होगी। नौजवान लड़के आज़ादी पर बहुत मरने लगे हैं। माँ बाप का साथ उन्हें अपनी आज़ादी में रुकावट जान पड़ता है। ये वजह भी होगी। और तो कुछ नहीं मालूम मुझे। उसकी यारी दोस्ती, सोहबत, जनाना या मर्दाना के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। किन लोगों के बीच उठता बैठता था, किसका साथ पसंद करता था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर क्या फ़ायदा हुआ? सॉरी, कातिल का कुछ पता चला? अभी कहाँ? उसकी बाबत कोई अंदाज़ा, कोई लीड तो है क्या? अभी जांच होगी, पड़ताल होगी, फिर पक्की बात बोलेंगे। कत्ल की वजह सामने आई, मोटिव, उद्देश्य? अभी नहीं। कोई सस्पेक्ट? अभी पक्का नहीं। पक्का कच्चा कैसा भी? अभी कुछ कहना मुहाल है। एक नाम सामने आया है, लेकिन खाली नाम से क्या होता है? किसका? ये बताना अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो शख्स बेगुनाह हो सकता है, साबित करके दिखा सकता है कि बेगुनाह है। अरे जनाब, कुछ तो बताइए। मैंने जाकर उसके पिता को रिपोर्ट करना है, उसे तसल्ली देनी है। कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? अभी है ही नहीं कुछ कहने लायक, सिवाय इसके कि उसे किसी हैवी गन से, किसी प्रोहिबिटिव बोर की गन से शूट किया गया था। पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। 3 बार शूट किया गया था। तीनों गोलियां छाती में लगी, जो कि तत्काल मौत की वजह बनी। लिहाजा कातिल उसकी निश्चित मौत के इरादे से उसके सिर पर आके खड़ा हुआ था। उसने सिर्फ फायरिंग ही नहीं की थी, सुनिश्चित किया था कि फायरिंग इंस्टेंट डेथ की वजह बने। हाँ, इस फ्लोर पर और भी फ्लैट हैं। किसी ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी? सामने तो कोई नहीं आया ऐसा कोई दावा करने वाला। लाश किसने बरामद की? हमने। आपने तो की ही होगी, लेकिन मूल रूप से किसने बरामद की, जिसने कि आप लोगों को खबर की? वो क्वेश्चन खामोश रहा। भाई फिर बोला, हमें एक गुमनाम टिप मिली थी कि हम आकर इस फ्लैट को चेक करें। कौन था वो गुमनाम टिप देने वाला? मालूम नहीं, लेकिन वही होगा जिसने बकौल तुम्हारे लाश मूल रूप से बरामद की या लाश का वजूद बनाया। तुम्हारा मतलब है गुमनाम टिप हमें खुद कातिल ने दी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? और कौन गुमनाम टिप देगा तो गुमनाम क्यों देगा? कई वजह हो सकती है। बहरहाल हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे। और कुछ? मेरा सिर अपने आप ही इंकार में हिला।
मैं इमारत से बाहर निकला और पार्किंग में जाकर वहां खड़ी अपनी कार में सवार हुआ। अब जवाब सोचने के लिए मैंने अपना डनेल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाया। जैसी झोलमाल हिदायत के साथ रौनक खुराना ने मुझे वहां भेजा था, वैसा ही झोलमाल नतीजा सामने आया था। वो जानना चाहता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरे बताए बिना भी उसे मालूम था कि लक्की का कत्ल हुआ, उसे शूट किए जाने से हुआ। और तीसरे सवाल क्यों हुआ का जवाब ना उसके पास था, ना भी पुलिस के पास था, ना मेरे पास था। अब मैं उसे बताता तो क्या बताता, लेकिन मेरा उसके घर जाना फिर भी बनता था, संवेदना प्रकट करने के लिए। वो भी एक अहम काम था। सिगरेट खत्म होने तक मैं वहीं रुका। फिर मैंने कार को गियर में डाला और उसे पार्किंग से निकालकर सड़क पर ले आया। दिल्ली में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद थी। कुछ अर्सा पहले हरियाणा में जब प्रोहिबिशन लागू थी तो मैंने गुड़गांव रहते अपने एक वाकिफकार से उसका औपचारिक हालचाल पूछा था, तो मुझे जवाब मिला था, बढ़िया, विस्की पीने दिल्ली आया था, अब सिगरेट पीने हरियाणा जा रहा हूँ। रौनक की स्थापना बतौर रेस्टोरेंट रौनक खुराना के पिता हीरालाल खुराना ने की थी, जो कि एक मामूली हैसियत का आदमी था। बकौल खुद रौनक खुराना, उसका पिता पता नहीं कैसे इतना पैसा इकट्ठा करने में कामयाब हुआ था कि उसने पहाड़गंज की एक पुरानी 4 मंजिला इमारत का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें एक बेसमेंट भी थी, लीज पर ली थी। और फिर उस लीज के दम पर जगह को बतौर रेस्टोरेंट फर्निश करने के लिए बैंक से कर्जा हासिल किया था और रौनक रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया था, जो पिता की लगन का या बुलंद तकदीर का या दोनों का जौहरा था कि फौरन चल निकला था। 30 साल उसने वो रेस्टोरेंट चलाया था, जिस दौरान उसने तमाम कर्जे चुका दिए थे, अपनी अच्छी हैसियत बना ली थी, लीज बेटे रौनक के नाम ट्रांसफर करा दी थी और शांति से स्वर्ग सिधार गया था। उन दिनों दिल्ली में बार सिर्फ क्लबों में और बड़े होटलों में ही होते थे और कमर्शियल बार्स पर पाबंदी थी। लेकिन फिर उनकी लाइसेंसिंग का दौर आ गया था, बार धड़ाधड़ खुलने लगे थे। हर इलाके में वो खुलने लगे तो रौनक खुराना की सदारत में रौनक रेस्टोरेंट भी रौनक बार एंड रेस्टोरेंट बन गया था और वो दोहरा बिजनेस और फलने फूलने लगा था। तब तक वो इमारत क्या, उसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका ही इतना जर्जर हो गया था कि वो बिकने लगी थी। उनको तोड़कर नई इमारतें खड़ी की जाने लगी थी और उनमें होटल चलाए जाने लगे थे, जो कि पहाड़गंज जैसे टॉप के टूरिस्ट इन्फ्लक्स वाले इलाके में बड़ा मुफीद धंधा था। कहा जाता था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जितने होटल सारे दिल्ली राज्य में थे, उनका 80% हिस्सा अकेले पहाड़गंज के इलाके में था। नतीजतन जो पुरानी इमारतें अभी भी उस इलाके में थी, उन पर बिल्डर्स की, होटलियर्स की निगाह थी। अपनी सदारत के दौरान रौनक खुराना ने जब रेस्टोरेंट को बार में तब्दील किया था तो उसकी फिर से रेनोवेशन करवाई थी, जिसकी वजह से अब वो इमारत के टाट पर मखमल का पैबंद जान पड़ता था। कोई 1 साल पहले वो इमारत बिक गई थी और नए मालिकान का उस पर दबाव पड़ने लगा था कि वो जगह खाली कर दे। लेकिन रौनक खुराना, जिसकी औकात ही रौनक थी, कैसे उस दबाव में आकर कोई कदम उठा सकता था। उसके पुरजोर इनकार करने पर इमारत के मालिकों ने उस पर कई तरीके के नाजायज दबाव आजमाए थे। मसलन कभी पुलिस की रेड पड़ जाती थी कि वहां पर एक्साइज एंड पेड स्मगलिंग की शराब बिकती थी। कभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड पड़ जाती थी कि बार की ओर में वहां हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा जैसे नशों का व्यापार होता था। तो कभी कमेटी का बिल्डिंग इंस्पेक्टर अपनी इंस्पेक्शन के लिए आ धमकता था और इमारत को आजू बाजू की इमारतों के लिए खतरा बताकर डिमोलेशन का नोटिस जारी करने की धमकी देने लगता था। लेकिन रौनक खुराना ने पूरी दिलेरी से उन तमाम हमलों का मुकाबला किया था और किसी भी सूरत में, किसी भी दबाव में टस से मस नहीं हुआ था। उसने लीज कैंसिल किए जाने की किसी भी कैसी भी पेशकश को कभी कबूल नहीं किया था। ऐसे सिनेरियो की रूह में मेरे जहन में ये ख्याल आए बिना ना रह सका कि कहीं लक्की का कत्ल भी रौनक खुराना के खिलाफ लीज कैंसिल कराने के लिए जारी साजिश का ही हिस्सा तो नहीं था। लेकिन वो ख्याल ज्यादा देर तक मेरे जहन में ना टिका। अगर इस वजह से कत्ल होना होता तो खुद रौनक खुराना का होता, ताकि ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। लक्की से, उसके लाइफस्टाइल से, खासतौर से मौजूदा लाइफस्टाइल से मैं वाकिफ नहीं था, इसलिए उसके कत्ल के सिलसिले में मैं कोई अटकलें भी नहीं लगा सकता था, कोई दूर की कौड़ी भी नहीं ला सकता था। फिर भी फरीदाबाद तक का तमाम रास्ता मैंने इसी उधेड़बुन में गुजारा कि लड़के का कत्ल हुआ तो क्यों हुआ। कत्ल एक बड़ी वारदात थी जो बेवजह हुई तो नहीं हो सकती थी। क्या वजह मुमकिन थी? तफ्तीश का मुद्दा था। आखिरकार मैंने रौनक खुराना की कोठी के सामने ले जाकर कार रोकी। मैं अभी आयरन गेट को ठेल ही रहा था कि खुराना बाहर निकल आया। मेरे पर निगाह पड़ते ही बड़े व्यग्र भाव से वो मेरे करीब पहुंचा और मेरी बांह पकड़कर मुझे भीतर ड्राइंग रूम में ले गया। बैठो। मुझे एक सोफा चेयर पर लगभग जबरन बिठाता वो बोला। थैंक यू, मैं संजीदगी से बोला। क्या पियोगे? अरे तकल्लुफ ना करो खुराना साहब, ऐसे वक्त में क्या मैं यहाँ। ओके, क्या जाना? खास कुछ न जाना।
फिर भी सब इंस्पेक्टर जगत सिंह से मैंने जो जाना था वो दोहराया। 3 गोलियां कराह की तरह उसके मुंह से निकली, हैवी गन से। हाँ, पुलिस ने मुझे तो ये सब नहीं बताया था, आपने पूछा नहीं होगा। ठीक ठीक, मैं कैसे शोभा को बताऊंगा कि उसके जिगर के टुकड़े को। क्या अभी तक नहीं बताया? कहाँ बताया? हौसला ही नहीं होता, मुंह से बोल ही नहीं फूटता। दहशत होती है कि सुनते ही उसके प्राण ना निकल जाए। दाता, ये कैसी इम्तिहान की घड़ी है। उसका गला रुंध गया। मैंने जेब से डनिल का पैकेट निकाला और सिगरेट पेश किया। उसने जेब से रुमाल निकालकर आंखें पोंछी। उसने नाक साफ किया और फिर मशीनी अंदाज से एक सिगरेट थामा। एक सिगरेट मैंने भी लिया, फिर दोनों सिगरेट सुलगाए। कई क्षण खामोशी रही। अब वो कहाँ है? फिर उसने पूछा। वहीं फ्लैट में ही, फर्श पर लुढ़का पड़ा। नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कब होगा? मेरे ख्याल से आज ही होगा। लाश की सुपुर्दगी के बारे में शाम को या कल सुबह पता कीजिएगा। तो पुलिस को नहीं मालूम कि कत्ल क्यों हुआ? उनके पास कातिल का कोई सुराग नहीं? फिलहाल तो ऐसा ही है। यार, तुम कुछ पता निकालो, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, बल्कि पहले भरता हूँ। अरे नहीं। हाँ, अभी। वो उठ के बाहर गया। उल्टे पांव वापस लौटा तो उसके हाथों में 500-500 के नोटों की नई गड्डी थी। अभी ये, वो जबरन गड्डी मुझे थमाता बोला, रिटेनर। खुराना साहब, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी है। कम से कम ये तो पूछा होता, मैं कैसे चार्ज करता हूँ। ज़रूरत नहीं, घटबड़ बाद में, फाइनल बिल बाद में। लेकिन खुराना साहब, मैंने अर्ज किया ना यार, तुम। एग्जैक्टली व्हाट? ये भी तो बात है यार। मैं अच्छा, वो भाई, वो घोड़े और घास वाली मसल है ना। लेकिन तुम मेरे बार में आते हो, ड्रिंक करते हो, मैं भी तो चार्ज करता हूँ। डिस्काउंट रेट। ओके, तुम भी डिस्काउंट दे देना, लेकिन अब ख़त्म करो। अच्छी बात है। मैंने गड्डी को अपनी कोट की भीतरी जेब के हवाले किया। अब ये बताइए कि आपने इस बाबत कुछ सोचा? मेरा सवाल वारदात के बारे में है। सोचा तो ज़रूर होगा। बताइए, सोचा तो क्या सोचा? कोई आइडिया है आपको कि असल में क्या हुआ होगा? क्या बताऊं? उसने गहरी सांस ली। सोचा तो बहुत कुछ, फिर भी क्या बताऊं? मैं खामोश रहा। मुझे उम्मीद जो थी कि ना बताते हुए भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर बताता। वो आगे बढ़ा। पूसा रोड की एक बड़ी रियल एस्टेट कंसर्न में काम कर रहा था, बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर, जिसमें मोटी तनख्वाह के साथ कमीशन भी मिलती थी। पता नहीं औलाद की उपलब्धियों की बाबत वो पिता का अभिमान बोल रहा था या वो उसकी मुलाजमत के बेसिक फैक्टर्स बयान कर रहा था। मुझे तो लक्की बड़ी जिम्मेदारी की, बड़ी तनख्वाह वाली जॉब के काबिल कभी नहीं लगा था, लिहाजा बढ़िया सेट था। फिर भी मैं बोला, हाँ, सबूत के तौर पर उसका वो फ्लैट ही है जो उसने हाल ही में खरीदा था। खुद? आपकी किसी माली इमदाद के बिना? बिल्कुल। कितने में? 40 लाख में। अच्छा, इतने में? हाँ, बैंक से फाइनेंस कराया होगा, कैश पेमेंट पर लिया। उसने खुद बोला ऐसा? और कौन बोलता? मैंने फ्लैट देखा था, फर्निशिंग भी टॉप क्लास थी, खुद कराई थी। और कौन कराता? आजकल फर्निश्ड फ्लैट भी तो बिकते हैं, तब उनकी कीमत बढ़ जाती है। फर्निशिंग मुफ्त में तो नहीं मिलती ना। सही फरमाया आपने, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी। फिर नई कार खरीदी, होंडा का टॉप मॉडल, 12 लाख में। हाईफाई रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव हुआ फिर तो। बिल्कुल हुआ। मुझे तो आपने या खुद उसने कभी बताया था कि वो सेल्समैन था। सेल्स एग्जीक्यूटिव? उसके स्वर में फिर गर्व का पुट आया। यहाँ कहीं उसका एक विजिटिंग कार्ड पड़ा था, मैं ढूंढता हूँ, दिखाता हूँ। वो उठकर वॉल कैबिनेट पर पहुंचा और उसके दराज टटोलने लगा। पीछे मैंने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। महंगा फ्लैट, महंगी फर्निशिंग, महंगी कार, कैसे किया? वो वापस लौटा। उसने सुनहरे अक्षरों में छपा आइवरी फिनिश वाला एक विजिटिंग कार्ड मुझे सौंपा। मैंने कार्ड पर छपी इबारत को पढ़ा। लिखा था, कंसल्टेंट कुकरेजा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड ब्रोकर्स, 22 पूसा रोड, नई दिल्ली 110060, रिप्रेजेंटेड बाय। बड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैंने मनी मन सोचा, लेकिन कार्ड पर नाम नहीं। रिप्रेजेंटेड बाय के आगे हर बार नाम खुद भरना दरकार। इसका तो एक ही मतलब मुमकिन था, या फर्म की औकात नहीं थी या उसको रिप्रेजेंट करने वाले की, इस केस में लक्की खुराना की औकात नहीं थी। माँ बाप के आगे नाक बड़क मारी होगी कि बड़ी नौकरी कर रहा था। कंसल्टेंट कुकरेजा, प्रत्यक्ष मैंने दोहराया। ये है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लक्की सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हाँ, वो बोला। यहाँ से इतना नावा पीटा कि फ्लैट खरीद लिया, उसे फर्निश करा लिया, कार खरीद ली। हाँ, अच्छी तरक्की की।
लेकिन नजर लग गई। उसका कंठ फिर भर्रा गया, ग्रहण लग गया। कभी कोई पंगा ना पड़ा? कैसा पंगा? कैसा भी? कत्ल की वजह से पूछ रहे हो? यही समझ लीजिए। नहीं, कभी कोई पंगा नहीं पड़ा। पड़ा तो आपको उसकी खबर नहीं। भाई, मेरे से तो तुम वही पूछ रहे हो ना जिसकी मुझे जानकारी है। ठीक ठीक। दरअसल उसके फैमिली बिजनेस छोड़ के जाने के बाद से उसकी मेरे से मेल मुलाकात काफ़ी घट गई थी। फैमिली बिजनेस छोड़ के जाने के बाद से? भाई, बरसातों में कुछ अरसा उसने बार में काम किया था ना, भूल गए? भूल ही गया था, लेकिन अब याद आ गया। तब से आपकी उससे मुलाकात घट गई थी काफ़ी हद तक। बहुत बिजी रहने लगा था ना, बहुत जिम्मेदारी की जॉब जो ठहरी। जी हाँ जी हाँ, खुद मैं, तुम जानते ही हो कि काफ़ी बिजी रहता हूँ। बार के वर्किंग आवर्स ही ऐसे होते हैं। जी हाँ, अब सब मुझे याद आया कि पिछली बरसातों में कुछ वक्फा लक्की ने बार के कारोबार को समझने संभालने में भी लगाया था। बार छोड़ा था, मैंने पूछा तो सीधा रियल एस्टेट में चला गया था। हाँ, बार में आने से पहले क्या करता था? तब भी रियल एस्टेट में ही था, लिहाजा रियल एस्टेट उसका पसंदीदा कारोबार था। हाँ, तभी आपके साथ बार में दिल न लगा, यही समझ लो। तभी भीतर कहीं से एक क्षीण सी आवाज़ आई, सुनो जी। हाँ शोभा, खुराना उस स्वर में बोला। बोलो, कोई आया है क्या? हाँ, दोस्त है, जा रहा है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा। खामोशी छा गई। बीमार रहती है, फिर खुराना दबे स्वर में बोला। दिल कमज़ोर है, ऊपर से गठिया, ढंग से चल फिर नहीं पाती। कैसे बताऊँ इसे लकी के बारे में? कैसे झेल पाएगी इतना बड़ा सदमा? बताना तो पड़ेगा, मैं धीरे से बोला। कब तक छुपा कर रख पाएंगे? खबर आज अखबारों में नहीं आ पाई तो कल आ जाएगी। कल तक जो बात अड़ोसी पड़ोसी भी जान जाएंगे, उसे बीवी से कैसे छुपा के रखेंगे? ठीक, करता हूँ दिल मजबूत, बोलता हूँ किसी तरह से। मैं खामोश रहा। तुम पता करो क्या हुआ। इतने मकबूल पीढ़ी हो, बेवजह तो नहीं हो ना? बेवजह कुछ होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कुछ करो। यार के लिए नहीं तो कारोबार के लिए करो। पता लगाओ क्या हुआ। जिसने मेरे जिगर का टुकड़ा छीना, उसे एक्सपोज करो। उसे लाकर मेरे सामने खड़ा करो, ताकि मैं उसका कलेजा भून के खाऊं, ताकि मैं उसकी तिक्का बोटी एक करके चील कौवों को खिलाऊं, ताकि मैं लक्की की माँ को कम से कम ये तसल्ली दे सकूं कि खुदा ने लक्की का इंसाफ किया। लक्की को मिटाने वाला खुद भी मिट गया। मैं करूँगा, मैं दृढ़ता से बोला। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। गॉड ब्लेस यू। अपने वापसी के सफ़र के दौरान मैं किसी न किसी संदर्भ में लक्की खुराना की बाबत ही सोच रहा था। कहीं पीछे में बड़ा बोल तो नहीं बोलाया था, या 50,000 की फौरी कमाई ने तो नहीं बुलवा दिया था कि मैं लक्की के कत्ले के राज का पर्दाफाश करके दिखाऊंगा। जिस केस की कोई पॉजिटिव कारआमद लीड पुलिस को मुहैया नहीं थी, उसको मैं हल करके दिखाऊंगा। कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। मैंने जैसे संतप्त बाप से नहीं, अपने आप से वादा किया। लेकिन एक अंदेशा भी तो था, लक्की के कत्ल का राज जानने की कोशिश में अगर ऐसा कुछ उजागर हो गया जो बाप को तसल्ली देने की जगह और राहत करने का जरिया बन गया तो। लक्की को मैं बहुत कम जानता था, लेकिन जब जाना था और उसके लाइफस्टाइल को जैसे मैंने भांपा था, उसमें गड़े मुर्दे उखड़ने लगने की पूरी संभावना थी। उससे वाकिफियत के शुरुआती दौर में जब भी मैंने उसे रौनक में कदम रखते देखा था, उसे एक प्ले बॉय की तरह सजा धजा देखा था, और उसे हमेशा अपनी तफरीह को फाइनेंस करने के लिए बाप से नावा वसूल करने आते देखा था। कभी मैंने उसकी सूरत पर आज्ञाकारिता का भाव नहीं देखा था, और उसके व्यवहार में वो आदर मान नहीं देखा था जो नौजवान औलाद में पिता के लिए दिखाई देना चाहिए। अपने बाप को वो अपना फाइनेंसर समझता था, और उससे अदब का दिखावा करना भी उसे तभी सूझता था जबकि उसने अपनी आर्थिक स्वार्थ पूर्ति करनी होती थी। जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं था, मैं जानता था कि उसके बारे में ऐसी बातें सोचना गलत था, लेकिन उसके किरदार को समझे बिना, उसे अपने माइंड में रिफ्रेश किए बिना उस काम को अंजाम देना भी तो मुमकिन नहीं था जिसे कर दिखाने का मैंने बीड़ा उठाया था। लक्की की उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसे उसके बाप ने फैमिली बिजनेस बोला था। वो किसी और मिजाज का, दिल्ली की अति आधुनिकता की शागिर्दी करने वाला नस्ल का हिस्सा था, जिसकी निगाह में उसके बाप दादा की कोई समाजी औकात नहीं थी। दादा ढाबा चलाता था और बाप बेवड़े का अड्डा चलाता था। खुद उसकी ढाबा कम बेवड़े के अड्डे का संचालक बनने की कोई मंशा नहीं थी, जबकि बाप फैमिली बिजनेस बेटे के हवाले उस फक्र के साथ करना चाहता था जिससे कोई बादशाह अपने वली अहद को अपना ताज और तख्त सौंपता है। एक दिन ये सब बार में चारों तरफ हाथ लहराकर वो गर्व से कहता था, लक्की का होगा। दुनियादारी निभाने के लिए मैं उस कदम का अनुमोदन करता था। वो बस अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर सब कुछ उसे सौंप कर मैं और शोभा सोलन जाकर रहेंगे। सोलन?
हेल्दी क्लाइमेट में, जो कि सुबह को रास आएगी। वहाँ सुबह की बहन रहती है। गुड। लक्की की पढ़ाई पूरी हुई, वो दुनियादार बनने के लिए आज़ाद हुआ तो पिता पर यह शॉकिंग रहस्य उद्घाटन हुआ कि लड़के की निगाह में बाप के प्राइड पोजीशन रौनक का, ये सब का कोई जहुरा नहीं था। वो पहला वाकया नहीं था जबकि किसी औलाद पर बाप की तमाम जिंदगी के हासिल का कोई रौब गालिब नहीं हुआ था। रौनक खुराना इस हकीकत से नावाकिफ भी नहीं था, फिर भी उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। आखिर वो लाइफलाइन की तरह उस जगह की लीज पर काबिज़ी औलाद की खातिर था। उसे मालूम होता कि औलाद के लिए वो सब घास कूड़ा था तो वो लीज पर काबिज रहने के लिए हर किसी से लोहा न लेता रहा होता। कब का लीज को वैकेंट करके उसकी हैवी मार्केट प्राइस हासिल कर चुका होता। कॉलेज से निकलने के बाद बेटे के कुछ मर्तबा ही बार में कदम पड़े थे कि उसने बाप को स्पष्ट हिंट देने शुरू कर दिए थे कि उसका फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। एक बार बार के पृष्ठभाग में मौजूद रौनक खुराना के ऑफिस में उसने मेरे सामने कहा था, ये ठिया बेच क्यों नहीं देते हो? दिमाग खराब है? रौनक खुराना ने हैरानी से कहा था। अरे ये तेरे लिए है, ये वो पेड़ है जिसे मेरे बाप ने मेरे लिए लगाया था और जिसे मैंने तेरे लिए सींचा है। नॉनसेंस, ये हफ्ते में 7 दिन की और दिन में 14 घंटे की मजदूरी है जो मैं नहीं करने वाला। अरे इस जगह ने तेरे बाप दादा की औकात बनाई है और ये आगे तेरी औकात बनाएगी। अरे मूर्ख, ये तेरी जगह है, तेरे लिए है। मैं तो महज इसका कस्टोडियन हूँ, तेरी खातिर रखवाला हूँ। मुक्त हो जाओ डैड, बीज दो। लकी, दोबारा ऐसी वाहियात बात मुंह से निकाली तो पिटेगा। लकी ने ना सिर्फ दोबारा वो बात मुंह से ना निकाली, उसके टेक ओवर की ट्रेनिंग के तौर पर उसने वहाँ काम करना भी कबूल कर लिया। पता नहीं कैसे उसके ख्यालात में तब्दीली आई, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। रौनक खुराना का वहाँ काम करने का अंदाज ऐसा होता था कि अधिकतर ग्राहक उसे बारमैन समझते थे और उसे ऐसा समझा जाने से भी कोई शिकायत नहीं हुई थी। मालिक जैसी फूफा बनाकर वहाँ पेश होने का उसने कभी ख्याल ही नहीं किया था। उसके लिए उसकी घिसी हुई जीन्स और टी शर्ट एक प्रैक्टिकल ड्रेस थी जिसे एक कामकाजी आदमी के, जो कि दिल से वो था, वहाँ पहनने में कोई खराबी नहीं थी। उसके विपरीत लक्की ने जब वहाँ हाजिरी भरनी शुरू की तो वो शानदार सूट और शानदार टाई पहनकर और बालों में जेल लगाकर आता था। उसकी सज धज की वजह से एक बार तो एक फॉरेन टूरिस्ट ने उसे कुछ और ही समझ लिया और उसे हुकर बुकर कहकर पुकारने लगा। लक्की ने उस बात का बुरा न माना तो वजह उसकी बढ़ियाई या दरिया दिली नहीं थी, वजह यह थी कि बात उसकी समझ में नहीं आई थी। उसके बाद बार के कुछ रेगुलर्स उसे अक्सर हुकर बुकर कहकर पुकारने लगे। उस बात की मुझे खबर तब लगी जबकि एक शाम लक्की बार में मेरे रूबरू हुआ। मिस्टर कोहली, वो बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, मैं तनिक सकपकाया सा बोला। शौक से पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हुकर बुकर क्या होता है? हुकर बुकर तुम्हारा मतलब है कौन होता है? वही सही। क्यों जानना चाहते हो? वो भी बोलूँगा, आप पहले जवाब तो दीजिए। पिंप? क्या? दलाल? दलाल काहे का दलाल? बाइयों का, कॉल गर्ल्स का। हुकर यानी कॉल गर्ल, बाई प्रोस्टिट्यूट, बुकर यानी बुक करने वाला। तत्काल मैंने लक्की का चेहरा कानों तक लाल होता देखा। उसने ऐसे हाहाकार ढंग से मेरी तरफ देखा जैसे वो बुरा बोल उसे मैंने बोला हो। बरसातों के महीने लक्की ने बार में यूं गुजारे जैसे फांसी लगा हुआ हो, जैसे वो अंबानी का कोई सगे वाला हो जिसे अपने ही ऑफिस में चपरासी की नौकरी करनी पड़ गई हो। उसके मिजाज में तभी कोई फ़र्क आता था जबकि खुराना बार में ना हो और वहाँ उसकी जैसी उसकी कोई दोस्त या सखियाँ पहुँच जाए। सखियाँ ऐसी कि कोई उन्हें लक्की के साथ देखता तो उसे मुकम्मल गारंटी हो जाती कि वो होकर बुकर ही था। ऐसी एक सखी तो मुझे आज तक याद थी, क्योंकि वो भूलने लायक नहीं थी, क्योंकि मेरी पसंद की हर चीज़ बहुतायत में उसमें थी। लंबा कद, छरारा बदन, तनी हुई सुडौल भरपूर छातियाँ, पतली कमर, भारी नितम, लंबे सुडौल गोरे चिट्टे हाथ पाँव, खूबसूरत नयन नक्श, रेशम से मुलायम खुले फूटे से खींची लकीरों जैसे बाल, जिस पर गिलास की तरह चढ़ी हुई जीन्स और क्लीवेज को सजा के दिखाने के काम आने वाली स्कीवी। ऐसी सुंदरी बाला को हमेशा मैं एक खास नाम से याद करता था, ट्रिपल सी। क्लीवेज, क्लेवर, क्यूटी। खुद खुराना को भी जल्दी ही एहसास होने लगा। उसने आखिर अपनी जुबानी भी कबूल कर लिया कि लड़का वहाँ बना रहा तो बड़ी हद 6 महीने में धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाने वाला था। जल्दी ही उसने माना अभी लड़के को ज़रा और बालिग हो लेने देना था। खैर, सुधारता हूँ गलती, अब ढील देता हूँ, उम्र ज़रा और पक्की हो जाए, दुनियादारी ज़रा और सीख जाए, फिर वापस खींचूंगा। लक्की को ढील तो सहज कबूल हुई, लेकिन साथ लगा वापस खींच लिए जाने का पुछल्ला कबूल ना हुआ। डैड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बाप से बोला। मेरी टेकिंग डिफरेंट है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग डिफरेंट है। अच्छा है, बाप का जवाब था। प्लानिंग होनी ही चाहिए, प्लानिंग बिना कहीं कहीं काम तरीके से होता है। मेरे बाप ने प्लानिंग की तो रेस्टोरेंट खड़ा किया ना,
मैंने प्लानिंग की तो बार वजूद में आया। अब तू प्लानिंग करेगा तो और बेहतरी होगी बिजनेस में, और इजाफा होगा। तू 2-3 साल हाई क्लास बार के बिजनेस की स्टडी कर और फिर। डैड, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। मेरी प्लानिंग की डायरेक्शन डिफरेंट है और उस तरफ शुरुआती कदम मैं उठा भी चुका हूँ। बढ़िया, मुझे सुनकर खुशी हुई कि अब तो रौनक को हाई क्लास बनाएगा और हाई क्लास तरीके से चलाएगा। अरे डैड, अब उस सिलसिले में कुछ नहीं हो सकता। वो स्टेज अब गुजर चुकी है। मेरा बार के धंधे से कुछ लेना देना नहीं है। वो मुझे दिखाई दे गया है, लेकिन जिस धंधे से भी लेना देना है उसके लिए ठिया तो चाहिए होगा या नहीं। लेकिन इसलिए तेरे लिए मैं इस जगह पर काबिज हूँ। तेरे लिए बोला मैंने, सुना? लक्की ने कुछ ना सुना। उसने यूं हथियार डाले जैसे वो अपने बाप के वन ट्रैक माइंड के आगे बेबस हो। तदोपरांत वो बकौल रौनक खुराना वापस अपने पसंद के धंधे में प्रॉपर्टी बिजनेस में चला गया। फेज है, रौनक खुराना जैसे खुद को तसल्ली देने के लिए मेरे से बोला, गुजर जाएगा। प्रॉपर्टी के धंधे में कोई तीर ना मार सका तो आखिरकार समझ जाएगा कि उसकी गति, उसकी आखिरी पनाह फैमिली बिजनेस में ही थी। उस दिन के बाद ना मुझे लक्की कभी दिखाई दिया था और ना फिर कभी उसका जिक्र उठा था, सिवाय आज के दिन के, जबकि सुबह सवेरे काल का ग्रास बने जवान बेटे के बाप ने, रौनक खुराना ने मुझे फ़ोन किया था। तो दोस्तों, ये था प्यादा नॉवल का पहला पार्ट। ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।